गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा, मॉरिस डुवर्जर ने राजनीतिक दलीय प्रणाली को प्रकार से तीन भागों में वर्गीकृत किया और ये तीन भाग जो थे वो थे एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। पिछले क्लास में हमने एक दलीय प्रणाली के बारे में विस्तार से देख लिया है। आज के क्लास में हम द्विदलीय प्रणाली के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा था कि एक दलीय राजनीतिक प्रणाली में शासन के संपूर्ण सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथ में निहित होते थे, या एक ही राजनीतिक दल है वो सत्ता को संभालता है, वहां वह अन्य गुटों को अपने अंदर समाहित कर लेता है या उनका दमन कर देता है। द्विदलीय प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ शासन के संपूर्ण सूत्र है वो दो राजनीतिक दलों के हाथ में समाहित होता है। दो राजनीतिक दल है वो उसके सूत्रधार होता है, अन्य गुटों को इतना प्रभुत्व यहाँ प्राप्त नहीं होता है। और द्विदलीय प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यहाँ किसी तीसरे दल को सत्ता में नहीं आने दिया जाता है और अन्य दलों और राजनीतिक व्यवस्थाओं को कोई महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अदा नहीं करने दी जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका द्विदलीय प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, यूके एंड यूएसएस। देखिए, यूएसए में दो राजनीतिक पार्टियां हैं। एक का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और इस दूसरी पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव हुए, जो बिडेन कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से, और डोनाल्ड ट्रंप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। इसका मतलब वहां सत्ता एक प्रकार से क्या होती है, दो दलों के बीच ही घूमती है। कभी रिपब्लिकन सत्ता में होता है, कभी डेमोक्रेट्स है वो सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बेस्ट एग्जांपल है द्विदलीय प्रणाली का यूएसए। इसके साथ ही यूके भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूके में भी दो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी पार्टी का नाम है वहां है लेबर पार्टी। ये दो पार्टी है मुख्य रूप से सत्ता पर काबिज होती है। यूके में अभी पिछले कुछ समय में बड़ा बदलाव आया है कि यहाँ जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी महत्वपूर्ण स्थान अब उसने ले लिया है। तो इस प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन द्विदलीय प्रणाली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। ब्रिटेन में लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टी तथा लेबर पार्टी कार्यरत है। इसी तरह अमेरिका में भी लंबे समय से डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का वर्चस्व बना रहा है। इंग्लैंड में साम्यवादी दल व लिबरल डेमोक्रेटिक दल भी है, लेकिन उनका ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से इनका महत्व है वो बढ़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन इन दो दलों को छोड़कर कभी किसी अन्य दल को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला। इसमें से एक दल तो सत्तारूढ़ रहता है तथा दूसरा विपक्ष की भूमिका अदा करता है। राजनीतिक शक्ति द्विदलीय विभाजन के कारण ही इसमें द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। बेल्जियम, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, कनाडा इसके अन्य उदाहरण हैं जहां पर द्विदलीय प्रणाली मौजूद है। उसके बाद में आता है द्विदलीय प्रणाली के विभिन्न गुणों के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। द्विदलीय प्रणाली के महत्वपूर्ण गुण देखिए, द्विदलीय प्रणाली के गुणों की अगर बात की जाए तो हम यहां देखेंगे कि द्विदलीय प्रणाली के गुणों की अगर बात करें तो आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे द्विदलीय प्रणाली के जो गुण हैं। सबसे पहला गुण है वो है कि सरकार स्थायी होती है। द्विदलीय प्रणाली में क्या होता है, सरकार है वो स्थायी होती है, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल और विधानमंडल यानी ये कहें कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक ही दल के हाथ में होती हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जैसे करते भी नहीं होते, यानी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ कठोर दलीय अनुशासन होता है। कठोर दलीय अनुशासन होने के कारण यहाँ पर एक प्रकार से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नेक्स्ट, इसी में हम बात करें कि यहाँ बहुमत पर आधारित सरकार होती है। यहाँ यानी जो दल सत्ता प्राप्त करता है, क्योंकि दो ही दल होने के कारण किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है। बहुदलीय व्यवस्था में यह नहीं होता है कि वहां खिचड़ी सरकार बन सकती है, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त करे, लेकिन द्विदलीय व्यवस्था में यह कन्फर्म है कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और जब स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो बहुमत पर आधारित सरकार होगी, तो वो सरकार क्या होगी,
अधिक सटीक होगी, अधिक शक्तिशाली होगी और वह अपनी नीतियों का क्रियान्वयन सही प्रकार से कर पाएगी। नीतियों का क्रियान्वयन इजी होगा जब सरकार स्थायी होगी, बहुमत पर आधारित सरकार होगी। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है इसकी वो है सरकार स्थायी होती है, इसलिए वो अपनी दीर्घकालीन योजनाओं को लागू कर पाती है। देखिए, सरकार के स्थायी होने का कारण यह होता है कि यहाँ पर सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है और वो स्थायी होती है, इसलिए इसका लाभ ये होता है कि इसके लिए सरकार जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो बना सकती है, जो दीर्घकालीन प्लान बना सकती है। दीर्घकालीन योजनाओं का क्रियान्वयन और प्लान बना ही नहीं सकती है लंबे समय तक, वही सरकार सत्ता में होने से क्या करती है, उन प्लान पर एक प्रकार से हम कहेंगे कि उनका क्रियान्वयन हो पाएगा। क्योंकि सरकार बदलने से हो सकता है कि सरकार अगर बदल जाए तो कोई प्लान बनाया है तो उस पर क्रियान्वयन नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर लंबे समय तक सरकार एक सरकार है वो टिकी रहती है। इसलिए इसका फायदा ये होता है कि इससे क्या होता है, दीर्घकालीन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो पाता है। उसके बाद में अगली जो विशेषता है वो है कि सरकार अच्छे और बुरे के लिए पूर्णतया उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सरकार को क्या होगा, इसमें अच्छे और बुरे के लिए पूर्णतया उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में एक ही दल के सदस्य होते हैं, अतः यह प्रणाली उत्तरदायी सरकार को जन्म देती है। नेक्स्ट अगली जो विशेषता है वो है जनमत की भावना पर आधारित सरकार। देखिए, यह सरकार जनमत पर आधारित, जनभावना पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का चुनाव करती है तथा जनता की इच्छा के अनुसार ही कोई राजनीतिक दल है वो सत्तारूढ़ हो पाता है। अगर जनता की इच्छा नहीं होगी तो कोई भी राजनीतिक दल सत्तारूढ़ नहीं हो पाएगा। जनता की इच्छा से ही राजनीतिक दल क्या होता है, सत्तारूढ़ हो पाता है। उसके बाद में है स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, अतः सरकार बनाना आसान है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि द्विदलीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि द्विदलीय व्यवस्थाओं में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत अवश्य मिलेगा, यानी एक दल को बहुमत मिलेगा, दूसरा विपक्ष में बैठेगा। ऐसा नहीं है कि बहुदलीय व्यवस्था की तरह यहाँ पर खिचड़ी सरकार बन जाए, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, ऐसा यहाँ नहीं होता है। ये इसकी महत्वपूर्ण गुण है कि इसके अंदर जो सरकार बनेगी वो स्पष्ट बहुमत वाली ही बनेगी। अतः सरकार बनाना भी क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि अगर खिचड़ा जनमत प्राप्त होगा तो सरकार बनाना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। इसी कारण बहुदलीय प्रणालियों में भ्रष्ट तरीके से सरकार बनाने के दोष से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो अगला बिंदु है वो है, आप यहां देख पा रहे हैं कि निरंकुशता की भावना नहीं। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था में निरंकुशता की भावना नहीं रहती है, शासन का संचालन जनतांत्रिक भावनाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। और एक इसका गुण, नेक्स्ट गुण है वो है कि इसमें संगठित विरोधी दल होते हैं जो सरकार की रचनात्मक आलोचना करते हैं, वो सरकार को जनता की इच्छा का ध्यान दिलाते रहते हैं। इससे सरकार जन इच्छा के प्रति जागरूक बनी रहती है, यानी वो निरंकुश नहीं बनेगी। तो इस रूप में ये इसका महत्वपूर्ण गुण हो गया। और महत्वपूर्ण द्विदलीय प्रणाली के महत्वपूर्ण गुणों के बाद में हम द्विदलीय प्रणाली के दोष के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। द्विदलीय प्रणाली के कुछ दोष भी व्यवस्था में मौजूद हैं। और दोषों की अगर बात की जाए तो आप देखिए, यहाँ मैंने कुछ हेडिंग डाली है इसकी, द्विदलीय प्रणाली के दोष के विषय में। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ द्विदलीय प्रणाली के दोष। द्विदलीय प्रणाली के दोष, देखिए, द्विदलीय प्रणाली के दोषों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। पहला दोष क्या है इसमें कि यहाँ पर मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित हो जाती है। इसमें मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित होने की पूरी संभावना होती है। और ऐसा क्यों होता है, मंत्रिमंडल की तानाशाही स्थापित क्यों होगी? क्योंकि विधानमंडल में मंत्रिमंडल का बहुमत रहने के कारण हर बिल को वह पास करने की सुविधा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण आपको दूं कि यहाँ पर सरकार ने, भारत के अंदर अगर बात की जाए तो एनडीए सरकार को, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत, दोनों सदनों में बहुमत मिला हुआ है। कृषि बिलों पर उन्होंने आसानी से पास कर दिया, उनको दिक्कत नहीं आई। ये बहुमत एक प्रकार से क्या है, अगर कोई दल बहुमत से होगा मंत्रिमंडल में, उसको स्पष्ट, विधान मंडल में उसको स्पष्ट बहुमत होगा तो वो आसानी से तानाशाहीपूर्ण अपने कानून बना सकता है। तो यहाँ द्विदलीय व्यवस्था में विशेष रूप से ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ मंत्रिमंडल का बहुमत रहने के कारण हर बिल को आसानी से पास किया जा सकता है। एक बात।
दूसरी बात, इसमें विधानमंडल मंत्रिमंडल के हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। विधानमंडल एक प्रकार से क्या होता है, जो मंत्रिमंडल या ये कहें कि विधायिका है वो कार्यपालिका के हाथों में खिलौना बनकर रह जाती है, क्योंकि बहुमत के नशे में मंत्रिमंडल विधानमंडल पर उचित अनुचित का दबाव डाल सकता है। तो इस प्रकार से दूसरा महत्वपूर्ण दोष ये हो गया। इसमें तीसरा महत्वपूर्ण दोष है कि मतदाताओं की जो स्वतंत्रता है वो सीमित रह जाती है। और सीमित रहने का कारण क्या है कि इसमें सामने दो ही दल होते हैं जिनमें से एक को उसे चुनना होता है, और इस प्रकार से इसी द्वंद्व में इसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, क्योंकि जटिल सामाजिक संरचनाओं में जनप्रतिनिधित्व के लिए कई दलों का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी उनको प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, जब बहुदलीय व्यवस्था होगी, जब ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व बोलेगा, समाज के सभी वर्गों को उसका प्रतिनिधित्व मिलेगा, तब वो कब हो सकता है जब बहुमत की सरकार होगी, जब बहुदलीय व्यवस्था होगी। उसके बाद में अगर बात की जाए तो इसमें अगला जो दोष है कि इसमें सारा देश दो परस्पर विरोधी गुटों या विचारधाराओं में बढ़ जाता है। एक बड़ा इसका ये कारण है कि इसमें देश में क्या होगा, परस्पर दो विरोधी गुटों में ये बन जाएगा, विचारधारा के आधार पर ये दो गुटों में बन जाएगा, जिससे राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये एक बड़ी संभावना मौजूद है, ये इसके दोष में हम गिना सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रणाली में निर्वाचकों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है और संसद की स्थिति मंत्रिमंडल के हाथों में खिलौने जैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी यह प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। संसदीय व अध्यक्षात्मक सरकारों की सफलता के लिए इसका होना अत्यंत आवश्यक है। स्थिर प्रशासन व उत्तरदायी सरकार के रूप में आज यह प्रणाली अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में सफलतापूर्वक ये रन भी कर पा रही है। अतः इस बात का कोई संदेह नहीं है कि यह प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन की एक प्रणाली मानी जाती है। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।